वेलकम टू न्यूट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि एमएमए की दुनिया कुछ दिनों से सोई हुई थी और एकदम से अब जाग रही है। और जब अब जाग रही है तो हम भी उसके साथ जाग जाते हैं और खबरों की शुरुआत करता है। काश की ये खबर पहली नहीं होती, पर पहली है तो मुझे आपको बतानी पड़ेगी। दिस इज़ अ अनफॉर्चुनेट इवेंट। ये खबर पूरी तरह क्लियर नहीं है क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें आ रही हैं। बट ये बात पक्की है कि फ्रांसिस नगानू का कैमरून में एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे वो बाइक चला रहे थे। एक तरफ खबर ये बताती है कि फ्रांसिस नगानू का एक्सीडेंट हुआ एक कार से और फ्रांसिस नगानू को कुछ चोट आई है। दूसरी खबर ये बताती है कि फ्रांसिस नगानू जो है वो बाइक चला रहे थे, वो भिड़ गए एक लड़की से जिसमें शायद उस लड़की की मौत हो गई है। दोनों ही वर्जन में ये खबर दर्दनाक है और लंबे समय तक दुख देने वाली है। शायद आपको पता ना हो, पर मैं अपने शहर में वापस आया हूँ एक आध महीने के लिए। मैं जब यहाँ नए नए लौंडों को बाइक चलाते हुए देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि क्या हमने कभी साइकिल चलाना सीखी ही नहीं थी, हमने कभी बाइक चलाना सीखी ही नहीं थी। इस टाइप की बकचोदियाँ तो हम कभी करते नहीं थे। इन हराम खोरों को अगर ऊट पटांग गाड़ी चलानी है ना, तो जाके मैदान में चलाएं, क्योंकि शहर की रोडों में इस तरीके से गाड़ी चलाने से ये अपनी जान तो खतरे में डालती हैं जिनको इनका पूरा हक है, पर साथ में उन लोगों की जान भी खतरे में डालते हैं जो घर से नॉर्मल काम के लिए बाहर निकले थे, बोले थे कि अभी मैं आ रहा हूँ वापस, और इनमें से कोई हराम खोर उनको ठोक के निकल जाता है। नहीं तो ये सुअर के पिल्ले जाके उनमें भिड़ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फ्रांसिस ने भी ऐसे ही किया होगा, बट मेरा मानना है कि आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी होनी ही नहीं चाहिए शहर में कि आपकी गाड़ी से टकरा के कोई मर जाए। आप सभी को पता है कि मैं फ्रांसिस नगानू का फ़ैन हूँ, बट जो सच है वो सच है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अगली खबर UFC 317 को लेकर है। आप सभी को पता है कि UFC 317 के बारे में दुनिया भर की बातें हो चुकी हैं। कोई कहता है कि भैया ये इवेंट लीक हो गया है, ये मेन इवेंट है। कोई कहता है कि भैया वो इवेंट लीक हो गया है, वो मेन इवेंट है। तो इसी तरीके की बकचोदी से भरी एक और खबर आपके सामने ये है कि शायद जॉन जोन्स फाइट नहीं करने वाला है। एक सेकंड, जॉन जोन्स की बात बाद में करते हैं, बट इसकी जो मेन इवेंट वाली खबर है पहले उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये खबर है कि ये इवेंट तो आपको पता ही है कि अगस्त में होने वाला है, और खबर ये है कि अनकलायव वर्सेस एलेक्स पेरेरा 2 जो है वो इसका मेन इवेंट हो सकती है। ये एक प्योर स्पेकुलेशंस है। हो सकता है कि ये सही है, हो सकता है कि सही नहीं है, पर जब एक्चुअली एमएमए की दुनिया में खबरें नहीं होती ना, तो बस यही खबर बताना होता है कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये लीक हुआ, वो लीक हुआ, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। और मैं ऐसी खबरें बताने से बचता हूँ, बट फिर भी ये खबर है तो सुन लो, ठीक। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तभी हम इसे सच मानेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जॉन जोन्स वाली खबर है। अगली खबर टॉम एस्पिनॉल वाली खबर है। और खबर कुछ इस तरह से है कि भाई इस तरीके की बातें चल रही हैं, ये भी प्योर रूमर है। अब मैं क्या करूं, एमएमए में कोई इंपॉर्टेंट फाइट हो नहीं रही है, कुछ इंपॉर्टेंट अभी हो नहीं रहा है, बस कुछ एक दो हफ्ते बाद सब कुछ इंपॉर्टेंट चालू हो जाएगा। बट फिलहाल यही है कि भाई ऐसी खबर है, वैसी खबर है, तो इस तरह की खबर ही है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये माना जा रहा है कि जॉन जोन्स फाइट नहीं करने जा रहा है टॉम एस्पिनॉल को नेक्स्ट, और टॉम एस्पिनॉल नेक्स्ट में एक बार फिर से टाइटल को डिफेंड करेगा, इंटरिम टाइटल को, किसी के खिलाफ। किसी का कहना है कि ये फाइटर होगा, किसी का कहना है कि गान होगा, किसी का कहना है कि पता नहीं क्या। बट ये प्योर बकवास बात है। मैंने ये बात हमेशा आपसे कही है और मैं इस बात को लेकर आज भी अडिग हूँ कि जॉन जोन्स को टॉम एस्पिनॉल से फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इस बात पे भी मैं अडिग रहा हूँ शुरू से कि जॉन जोन्स हैवीवेट चैंपियन नहीं है, इसका हक सिर्फ और सिर्फ टॉम एस्पिनॉल के पास है। तो अगर टॉम एस्पिनॉल को एक और फाइट करानी है, जॉन जोन्स फाइट नहीं करना चाहता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉन जोन्स से टाइटल विकेट करके फुल टाइम चैंपियन आप बनाना चाहिए आपको टॉम एस्पिनॉल को। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो दिस इज प्योर बुलशिट। जैसे अभी कहते हैं ना, दिस इज नंबर 1 बुलशिट। अगली खबर संडे सुबह जो मेन इवेंट होने वाला है उसकी है। कोरी सैंडहेगन का कहना है कि भाई अब जो नेक्स्ट फाइट मैं करने वाला हूँ ना, अगर वो मैं जीत गया तो मुझे टाइटल शॉट मिलेगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोरी सैंडहेगन एक बहुत ही शानदार फाइटर है, पर कोरी सैंडहेगन को जितने शॉट मिले हैं ना, जितने मौके मिले हैं ऊपर जाने के, मेरे को नहीं लगता कि इस डिवीज़न में किसी और को मिले हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत हूँ तो मैं आपको चीज़ें याद दिला देता हूँ। कोरी सैंडहेगन की पिछली फाइट उमर के साथ हुई थी, आप सभी को पता है। उमर के साथ वाली फाइट में भी यही कहा गया था कि अगर कोरी जीतेगा तो चैंपियनशिप फाइट मिलेगी। ठीक है, जीता नहीं, हार गया, तो भी नेक्स्ट फाइट में जीतेगा तो चैंपियनशिप फाइट मिलेगी। ये कहाँ की बकचोदी है। उससे पहले रॉक फॉन्ट वाली फाइट हुई थी, उसमें उसकी बात भी नहीं करते हैं। मार्लिन वेरा और सॉन्ग योडोंग वाली बात नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही नीचे लेवल के फाइटर थे। जब पियोटर यान के साथ फाइट हुई थी, आपको याद है, इंटरिम टाइटल के लिए फाइट हुई थी। इससे पहले टीजे डिलशॉ के साथ फाइट हुई थी, आपको याद है, वो भी नंबर 1 कंटेंडर फाइट थी। उम्मीद है
कि कोरी सैंडहैगन जो बोल रहा है उसके पीछे उसका कोई कारण होगा, किसी न किसी मैनेजर ने उससे प्रॉमिस किया होगा या किसी यूएफसी के मैच मेकर ने उससे प्रॉमिस किया होगा और उम्मीद है कि वो उसको ये मिलेगा। बट इस डिवीज़न में बहुत सारे केपेबल फाइटर हैं जिनको इतने मौके नहीं मिले जितने कोरी सैंडहैगन को मिले हैं। मैं कोरी सैंडहैगन की स्किल पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कोरी सैंडहैगन को डिसप्रोपोर्शनेट मौके मिलते रहे हैं। अगली खबर बॉक्सिंग वर्सेस एमएमए को लेकर है और मेरा मानना है कि इसी खबर की वजह से शायद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोई खबरें इतनी आ नहीं रही थी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि यूएफसी ने घोषणा की कि वो एंटर करेगी बॉक्सिंग की दुनिया में, और सबसे पहले वो बॉक्सिंग की दुनिया में जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है उनके लिए मोहम्मद अली एक्ट या तो उसको ख़त्म करवाएंगे या तो उसको वीक करवाएंगे। तो एक बात पक्की हो गई है कि बॉक्सिंग वर्सेस एमएमए की तो ये फाइट नहीं है, बट बॉक्सिंग वर्सेस टीकेओ बोले तो यूएफसी की जो पेरेंट कंपनी है उनकी फाइट पक्की है। तो अभी तक बॉक्सिंग के जो प्रमोटर थे, जो डेना वाइट के दोस्त बने फिरते थे, अब उन सभी के अंदर डेना वाइट के प्रति गुस्से की भावना है। और क्यों ना हो, डेना वाइट एकदम से दोस्त से दुश्मन बन गया उनका। और ये जो लोग हैं ना, चाहे वो एडी हर्न हो, चाहे वो टॉप रैंक हो, चाहे वो पीबीसी हो, चाहे वो क्वींसबेरी हो, ये लोग कल के लौंडे नहीं हैं। ये बॉक्सिंग की दुनिया में पिछले 50-60 साल से राज कर रहे हैं और ये ऐसे ही आपको हैंड ओवर नहीं कर देंगे बॉक्सिंग। ये पता चलता है एडी हर्न के लेटेस्ट इंटरव्यू से। और टू बी ऑनेस्ट, एडी हर्न एक नहीं कई बहुत अच्छे पॉइंट बताता है जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। एडी हर्न कहता है कि मैं ऐसे 6 सुपरस्टार का नाम नहीं ले सकता जो एमएमए से हैं, यानी कि एमएमए में 6 सुपरस्टार भी नहीं है। अब आप क्योंकि एमएमए देखते हैं, आप एमएमए बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आपको गुस्सा आएगा एडी हर्न के स्टेटमेंट पर। बट अपने आप से पूछे कि आपके पास है 6 सुपरस्टार? यार दोस्त, मैं उस समय से एमएमए देखते आया हूँ जब यहाँ पे एमएमए में 6 नहीं, 12 नहीं, 24 स्टार हुआ करते थे। हर डिवीजन में 2-2, 3-3 स्टार थे। इसके अगले ही पॉइंट में एडी हर्न आगे बहुत अच्छे से क्लियर करके वो बताता भी है कि कारण क्या है। उसने बोला कि कॉनर मैगरेगर के जाने के बाद यूएफसी ने यह तय किया कि यूएफसी ही सबसे बड़ा स्टार होगी और लोग यूएफसी को देखने आएंगे, ना कि किसी स्टार को देखने। ये बहुत एक सोचा समझा निर्णय था जिसको यूएफसी को फायदा भी हुआ, बट अब उसके नुकसान समझ में आने लगे हैं। देखिए, यूएफसी को देखने सिर्फ एक हद तक लोग आ सकते हैं, बाकी मोस्टली लोग जो उसके ऊपर आते हैं वो अपने पसंदीदा स्टार को देखने आते हैं। कोई नेट डियाज को देखने आएगा, कोई कॉनर को देखने आएगा, कोई एलेक्स पेरेरा को देखने आएगा, कोई अंकल है कोई भी देखने आ सकता है, हबीब को देखने, इस्लाम को देखने आएगा। बट शहर में सिर्फ यूएफसी का इवेंट है, ये सोच के एक हद तक ही लोग आ सकते हैं। यही बात एडी हर्न कहता है। ये एडी हर्न कहता है कि यूएफसी ने तय किया कि सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर कोई होगा तो वो यूएफसी होगा। और उसके निर्णय के जो नतीजे हैं शुरुआत में तो अच्छे रहे, बट अब खराब हो रहे हैं। इसीलिए एडी हर्न गलत नहीं कहता है, ये सही कहता है कि वो नहीं बता सकता कि कौन सुपरस्टार है 6 ठो। आप में से कुछ पता नहीं कमेंट सेक्शन में ये बोल भी सकते हैं कि भाई ये सुपरस्टार है, ये सुपरस्टार है, ये सुपरस्टार है। टू बी ऑनेस्ट, यूएफसी में आज एक भी सुपरस्टार नहीं है। जो अपने दम पे 1 मिलियन से ज़्यादा पेपर व्यू बेच दे उसको सुपरस्टार कहते हैं। अगली बात जो कहता है कि यूएफसी जो भौंक रही है इतना बॉक्सिंग की तरफ देख के, यूएफसी बोले तो टीकेओ के बारे में बात कर रहा है, वो बोलता है कि अपने पैसे से नहीं भौंक रही है, वो टर्की अल शेख के पैसे से भौंक रही है। और ये बात भी 100% सही है। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई टर्की अल शेख के पैसे से तो कुछ दिन पहले तक एडी हर्न और वॉरेन भी भौंक रहे थे, पर इसके बाद जो एडी हर्न पॉइंट बनाता है ना, वो बहुत ही शानदार है। वो बोलता है कि टीकेओ एक कंपनी है, मान लीजिए कि है। टीकेओ की एक कंपनी बॉक्सिंग में है, एक एमएमए में है। बिल्कुल सही बात है। एमएमए की कंपनी यूएफसी चलाती है और बॉक्सिंग की कंपनी टीकेओ बॉक्सिंग चलाएगी। बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है फाइटर को और एमएमए में बहुत कम। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब वो जो अगला सवाल करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि बॉक्सर में अगर एक सेकंड लेवल का ही फाइटर होगा तो आपको उसको फाइट में 2 या 3 मिलियन डॉलर देना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद अली एक्ट कहता है कि ऐसा है। अगर आप उसको थोड़ा बहुत सॉफ्ट भी करेंगे तो भी 1-1.5 मिलियन तो देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एमएमए के टॉप फाइटर को 1-1.5 मिलियन मिलता है। तो वो फाइटर कैसे जस्टिफाई करेगा कि एक ही कंपनी एक दूसरे के सेकंड लेवल के फाइटर को 2 मिलियन डॉलर दे रही है और यहाँ के टॉप फाइटर को 1 मिलियन डॉलर दे रही है या 1.5 मिलियन डॉलर दे रही है, कुछ भी दे रही है, बॉक्सिंग से तो कम ही दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि बॉक्सिंग में ज़्यादा मेहनत है और एमएमए में कम मेहनत है। ऐसा तो नहीं है कि बॉक्सिंग में ज़्यादा रिस्क है और एमएमए में कम रिस्क है। और सच बताऊं मैं तो ऐसा भी नहीं है कि एमएमए के फैंडम में अब कोई कमी रह गई है बॉक्सिंग के मुकाबले। पैसा जनरेट करने में एमएमए लगभग उतना ही पैसा जनरेट कर रहा है आजकल जितना बॉक्सिंग करती है। तो फिर एक गेम में सेम कंपनी एक फाइटर को ज़्यादा पैसा देती है,
वहीं दूसरे गेम में सेम कंपनी दूसरे फाइटर को कम पैसा देती है। इससे नई प्रॉब्लम खड़ी होंगी यूएफसी के लिए, जो यूएफसी ने अभी शायद उनके बारे में सोचा नहीं है या उनको टालते हुए जा रही है। और ये बात 101% सही है। वैसे टेक्निकली 101% कुछ होता नहीं है, तो कह सकते हैं कि 100% सही है। चलिए इस बात को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो यूएफसी वेगस 107 को लेकर है। आप सभी को पता है ब्लैंचफील्ड वर्सेस बार्बर की फाइट होने वाली है। आपको पता है मैं इन दोनों के बारे में परफेक्टली सही था, बाकी सारे होशियार होशियार बनने वाले लोग गलत थे। सभी का मानना था कि भाई ये नेक्स्ट बिग थिंग है, और टू बी ऑनेस्ट वो गलत नहीं है, ये है नेक्स्ट बिग थिंग। आज से 4 साल पहले ये कहा जा रहा था कि भैया मेसी बॉर्बर जो है ना सबसे यंगेस्ट चैंपियन बनने वाली है। बनी क्या? नहीं बनी। क्योंकि दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। आपको समझ में आता है कि फाइटर्स में ये कमी है, ये नहीं है, पर एक्चुअली क्या होता है कि उनका मीडिया मैनेजमेंट, उनका पीआर इतना अच्छा होता है कि वो आपको ये स्वास्थ्य सलाह देता है कि भाई फाइटर तो अब बिल्कुल नंबर 1 बनने ही जा रहा है। ठीक वैसे ही हरकत एरन ब्लांचफील्ड के खिलाफ भी, एरन ब्लांचफील्ड के साथ भी हुई। उसके बारे में भी लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि शी इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग। हो सकता है कि वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग, बट अभी क्या वो टॉप के लिए तैयार थी? अभी तक तो नहीं थी। एरन ब्रांचफील्ड को तो इतनी बकचोदी कर दी गई कि उसको खुद ही लगने लगा कि वो उस डिवीजन की बिल्कुल सबसे शानदार फाइटर है, उसके सामने कोई है ही नहीं। और जब रियलिटी से सामना हुआ तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी चूतिए ही रह गए, क्या बताएं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और एंड वाली खबर की तरफ बात करते हैं। तो खबर तो ये है कि दी स्मैशिंग मशीन का ट्रेलर आ गया है, जिसमें द रॉक मार्कर की भूमिका अदा कर रहा है। मार्कर की ये बायोग्राफी टाइप की मूवी है, तो इसके बारे में मेरे कुछ ओपिनियन है। आपको पता नहीं होगा, बट आई रियली 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 लव मूवीज, और अच्छा खासा नॉलेज है मेरे को उनके बारे में। पहली बात, ये जो प्रोडक्शन हाउस है A24 है, एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हाउस है और काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाता है। बट बायोग्राफिक मूवी बनाने के लिए एक शानदार एक्टर की ज़रूरत होती है, जो कि द रॉक तो बिल्कुल भी नहीं है। ड्वेन जॉनसन एक एक्शन सुपरस्टार है जिसको एक्टिंग लड़नी आती है। वहीं दूसरी तरफ मैंने जो ट्रेलर देखा, उससे जो गंध आ रही है ना, वो एक बहुत ही घटिया मूवी की आ रही है। मेरा मानना है कि अगर आपको मार्क करके बारे में आपको पता करना है ना, तो उसके बारे में 2-3 बहुत अच्छी किताबें हैं और छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब में काफ़ी सारी हैं। आप उनको देखिए। है ना, कुछ यूट्यूब के चैनल हैं जो उनके बारे में पहले से काफ़ी बात कर रहे हैं, 15-15 20 मिनट के अच्छे वीडियो है। आप उनको देखिए, आपको पता चलेगा कि मार्क कर कौन है। ये मूवी में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, है ना। ये उसी टाइप की मूवी है जैसे कॉनर मैकग्रेगर की रोड हाउस है, प्योर नॉनसेंस। ठीक, चलिए ठीक है। दुनिया में और कोई प्योर नॉनसेंस होगी तो उसके बारे में कल बात करेंगे या परसों बात करेंगे, या जब टाइम मिलेगा तब बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।